यस सर। स्नेहा को कुछ पूछना था क्या? नो सर। ठीक, ओके। तो हम लोग क्या देख रहे थे बेसिकली, किस हेडिंग को पढ़ रहे थे? द इम्यून रिस्पॉन्स क्विकली बिकम्स टेलर्ड टू सूट द असॉल्ट। वायरस के अगेंस्ट कैसे, बैक्टीरिया के अगेंस्ट किस प्रकार से, एंड पैरासाइट के अगेंस्ट किस प्रकार से, ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे करता है। हर बार हम यही बोलेंगे कि कैसे करता है, क्योंकि बार बार यही सवाल है इस सब्जेक्ट में, हो कैसे रहा है ये। ठीक है, तो वायरस को कैसे रिकॉग्नाइज किया कर रहा है इम्यून सिस्टम, बैक्टीरिया को कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, पैरासाइट को कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है। ओके, और वायरस भी होशियार है, वो इम्यून सिस्टम को फेल कब करता है, वो रिकॉग्निशन मैकेनिज्म जो है होस्ट का उसको स्केप करता है। वो भी अपना मैकेनिज्म लगाता है पैथोजन स्केप करने के लिए। बैक्टीरिया भी अपना मैकेनिज्म लगाता है स्केप करने के लिए। ओके, तो ये सब जैसे टीबी का बैक्टीरिया ये सक्सेसफुल हो जाता है, इम्यून सिस्टम को स्केप कर जाता है। ओके, एचआईवी का वायरस इज सक्सेसफुल इन स्केपिंग, कोविड-19 का वायरस इज स्केपिंग इन सक्सेसफुल इन स्केपिंग। बट ये कुछ ही वायरस हैं जो स्केप हो पाए, लेकिन देयर इज there are tremendous varieties of viruses in the environment. बट 2-4-5 ही जो ज्यादा इवॉल्व हुआ, ज्यादा ताकतवर हुआ वायरस हमसे अगेंस्ट हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम को फेल किया, क्योंकि उसका स्ट्रेटेजी है। अब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्ट्रेटेजी यूज किया। मलेरिया का पैरासाइट क्या स्ट्रेटेजी यूज करता है। मलेरिया का पैरासाइट पर तो मेरा रिसर्च है। ओके, मेरा पीएचडी वर्क था इसी पर। मलेरिया का पैरासाइट कैसे स्केप करता है आपको बताते हैं, इंटरेस्टिंग है। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 होते हैं, CR1 शॉर्ट फॉर्म है, आरबीसी के सेल सरफेस पर। मेरी आवाज आ रही है? कभी बताया है आपको ये, या किसी क्लास में एक्सप्लेन किया है मैंने? तो अभी रिसेंटली क्लास में एक्सप्लेन किया था ये। ओके, नहीं तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके टॉपिक से भी रिलेटेड है और कॉम्प्लीमेंट आगे आप पढ़ोगे भी। तो एक्चुअली ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 एक प्रोटीन है, ठीक है, और ये प्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है आरबीसी के सेल सरफेस पर, यानी एरिथ्रोसाइट के ऊपर, लाल रक्त कण के ऊपर होता है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो होता है एंकर्ड होता है, गड़ा हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ भाग, और निकला हुआ होता है उसका सेल मेम्ब्रेन के बाहर, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन। तो और आरबीसी के ऊपर कितना कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 प्रोटीन होगा, ये जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, यानी जीन डिसाइड करता है। एक तो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 का जीन, प्लस उस जीन में कुछ मॉडिफिकेशंस होते, कुछ चेंजेज होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो म्यूटेशन उस इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी होगा। एरिथ्रोसाइट के ऊपर डेंसिटी का मतलब द कॉपी नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 प्रोटीन ऑन एरिथ्रोसाइट सेल सरफेस। आरबीसी के सेल सरफेस के ऊपर कितनी संख्या में यह प्रोटीन मौजूद है, यह बेसिकली सवाल है। ठीक है, तो ऐसा है कि कितनी संख्या में वह मौजूद होगा, यह डेंसिटी पॉलीमॉर्फिज्म है। कितनी, किसी आदमी में कम होता है, किसी आदमी में मध्यम प्रकार का है, और किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा होता है आरबीसी के से। तो दुनिया में 3 तरह के लोग हैं आरबीसी के कॉपी, एरिथ्रोस कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 के कॉपी नंबर के आधार पर। ऑन एरिथ्रोस कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 सिर्फ आरबीसी के ही ऊपर नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी के भी ऊपर होता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ आरबीसी को लेकर के। ठीक है, तो आरबीसी के ऊपर जो एरिथ्रोसाइट आपका CR1 प्रोटीन होता है उसका काम अलग है, डब्ल्यूबीसी के ऊपर जो होता है उसका काम अलग है। तो यहाँ पर उसका काम क्या होता है, आरबीसी के ऊपर CR1 प्रोटीन जो मौजूद है वो आपके सर्कुलेशन से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को रिमूव करते हैं। They remove the
circulating antigen and antibody complexes. So antigen and antibody complexes क्या है? ओके, कंटिन्यूअसली आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, कंटिन्यूअसली एंटीजेंस आ रहे हैं, सांस ले रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो, टहल रहे हो, रोड पर घूम रहे हो, है? तो हर काम आपके हवा से, वायुमंडल से संपर्क, हजारों लाखों तरह के बैक्टीरिया, वायरस आपके बॉडी में घुसे, तो कॉन्स्टेंटली योर इम्यून सिस्टम इज फाइटिंग। आपको पता नहीं चलता है, बैकग्राउंड में ये चल रहा है। जब कभी भी आपका इम्यून सिस्टम हार जाता है तब आप को बीमारी हो जाती है। तो ये चल रहा है, तो इस चलने के नतीजा की वजह से क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट समझ लो, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होता होगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट इसमें क्या है? आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग द एंटीजन, एंटीजन को जब न्यूट्रलाइज कर दिया गया तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो जनरेट हुए, एंटीबॉडी जब जनरेट एंटीजेनिक फ्रेगमेंट से या होल पैथोजन से बाइंड किया या पैथोजन के टूटे फूटे नष्ट भाग से बाइंड किया, जो भी वो पूरा कॉम्प्लेक्स था एंटीजन का और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स था, ये सब बहुत सारा बना ब्लड में। तो ये सर इसी को बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। आपको समझ में आ रहा है ये? हेलो, यस सर। ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होते रहता है कंटिन्यूअसली। उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को सर्कुलेशन से रिमूव करने के लिए, बिकॉज CR1 हैज द एफिनिटी टू बाइंड विथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से CR1 मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है। और जब रेड ब्लड सेल आपके लीवर से जब गुजरता है तो लीवर में कुफर सेल्स जो है पर्टिकुलरली, वो कुफर सेल्स दे क्लीव द CR1 मॉलिक्यूल, जहां से अटैच, तो ऊपर में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाउंड किया हुआ है CR1 मॉलिक्यूल से, कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर 1 से, और कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर 1 का एक हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो नीचे से काट दिया, जैसे बाल काट देता है नाई, तो नीचे में छोटा बाल रह गया, तो वहां से कटिंग हो गया उसका। तो उसके साथ क्या निकल गया? कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर 1 अलोंग विद द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, कुछ भाग कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर 1 का और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये कुफर सेल्स लेके अपना डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये मैकेनिज्म, ये इस तरह से सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स का क्लियरेंस होता है आपके ब्लड से। तो ये बहुत ही जरूरी है। जिस भी आदमी में ये डिफेक्ट हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज उसके सामने आ जाता है। एक डिजीज है जिसका नाम है सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस, जिसमें यही चीज जो है हैम्पर हो जाता है। सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स क्लियरेंस इज हैम्पर्ड इन दैट डिजीज। तो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन arises, and generally individual does not live beyond 24-25, in some cases it has been seen at 28-30 also. ये डिजीज जो है लेडीज की तरफ बायस्ड है, महिलाओं में ही मिलती है बीमारी। और जब इम्यून कॉम्प्लेक्स क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है तो ब्लड में उसका ओवरलोड हो जाता है। तो ओवरलोड हो गया इम्यून कॉम्प्लेक्स का, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स चूंकि लार्ज बॉडी है वो डिपॉजिट होता है टिश्यू स्पेसेस में। टिश्यू स्पेसेस में डिपॉजिट होता है, मतलब जहां उसको जगह मिलेगा वहां डिपॉजिट हो जाएगा। तो समटाइम्स इट डिपॉजिट्स इन स्किन आल्सो, तो स्किन खराब हो जाता है, उसका पूरा चकत्ता चकत्ता ब्लैक 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 ब्लैक, स्किन पूरा डेड डेड हो जाता है। किडनी में डिपॉजिट हो गया तो ग्लोमेरुलाई खराब हो गया, उसका किडनी फिल्ट्रेशन अफेक्ट हो गया, धीरे धीरे ग्लोमेरुलस को अफेक्ट करते गया एक, क्योंकि किडनी के अंदर बहुत सारे ग्लोमेरुलस है, बहुत सारा फिल्टरिंग यूनिट्स है। तो एक को डिपॉजिट करके खराब किया, दूसरे को खराब किया, तीसरे को खराब किया, इस तरह से करते करते होल किडनी को डैमेज कर देता है। और अगर लीवर में डैमेज हो गया, लीवर में मतलब कहने का मतलब जहां भी ऑर्गन में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होगा, दे आर अनवांटेड वंस, दे शुड हैव बीन क्लियर्ड आउट फ्रॉम द सर्कुलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर 1 का रोल है। अब यहाँ पर हम एरिथ्रोसाइट में अब देखिए क्या होता है। अब पॉपुलेशन में 3 तरह के लोग हैं, हाईएस्ट एक्सप्रेसर, इंटरमीडिएट एक्सप्रेसर्स एंड द लीस्ट एक्सप्रेसर्स, एंड दीज आर and this density polymorphism, variable densities of erythrocyte, variable densities of complementary receptor 1 protein present on erythrocyte cell surface is genetically determined. तो
एक म्यूटेशन है इंट्रॉन 27 में कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 के जीन में, जिसकी वजह से ये एलील जो है हाई एक्सप्रेसर से लीस्ट एक्सप्रेसर हो जाता है। तो इसका जो इनहेरिटेंस और पैटर्न है वो को-मेंडेलियन है, मतलब नॉन मेंडेलियन है, को-डोमिनेंस होता है इसमें। तो को-डोमिनेंस होने की वजह से हाई एक्सप्रेसर, अगर क्योंकि होमोजाइगस है, दो एलील अगर हाई एक्सप्रेसर का हो गया, देन द पर्सन बिकम्स द हाईएस्ट एक्सप्रेसर। मतलब एक जीन दो डिप्लॉयड है ना, तो एलील दो होंगे, तो हाई एक्सप्रेसर एलील जो है अगर होमोजाइगस कंडीशन में रहता है तब हो जाता है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन होता है आरबीसी का। और अगर लीस्ट एक्सप्रेसर वाला जो एलील है, एक म्यूटेशन होता है बस इंट्रॉन 27 में, तो अगर वो होमोजाइगस है, एलएल हो गया, तो देन वो पूरा लिस्ट हो जाता है, सबसे कम एक्सप्रेशन होता है उसके ऊपर आरबीसी के सेल सरफेस पर CR1 का। और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दो एल, एक H है और एक L है, लीस्ट एक्सप्रेसर वाला एलील है और एक हाई एक्सप्रेसर एलील है, तब इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन होता है। सपोज अगर किसी के पिताजी हाईएस्ट एक्सप्रेसर है और माताजी लीस्ट एक्सप्रेसर है, तो लीस्ट एक्सप्रेसर हमेशा जो होगा LL होगा, प्योर होगा, और हाई एक्सप्रेसर भी प्योर है, होमोजाइगस है, दोनों होमोजाइगस है। तो बच्चा जो है वो एक H वहां से आया क्योंकि एक ही टाइप का एलील देगा, और ये भी एक ही टाइप, तो बच्चा HL हुआ। तो HL जो है वो इंटरमीडिएट एक्सप्रेसर है। तो कहोगे हाईएस्ट एक्सप्रेसर का मतलब क्या? हाईएस्ट एक्सप्रेसर का मतलब ये होता है कि एरिथ्रोसाइट सेल सरफेस के ऊपर CR1 की संख्या 10,000 में के लगभग, 10,000 से के लगभग रेंज में है, 4 डिजिट में है। इंटरमीडिएट एक्सप्रेसर में 4 डिजिट, ठीक है, 1000 से 800 900 ये सब रहता है। और लीस्ट एक्सप्रेसर में 300-400 मॉलिक्यूल है कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर 1 का एरिथ्रोसाइट सेल सरफेस पर। अब बताओ, एंटीजेनिक इम्यून चैलेंज जब होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब ज्यादा होंगे, तो लीस्ट एक्सप्रेसर वाले को फायदा है कि हाई एक्सप्रेसर वाले को फायदा है? किसको एडवांटेज है? एनीबॉडी? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बता दोगे, नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं समझ में आया सर, बोलिए फिर से पूछिए, तो को क्या समझ में आया बोलो। हेलो, यस सर। यस सर। सवाल समझ में आया मेरा? मैंने एक सवाल किया कि किस पर्सन को एडवांटेज है, लीस्ट एक्सप्रेसर वाले को कि हाई एक्सप्रेसर वाले को, अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स के क्लियरेंस की बात की जाए तो? सर ये हाई वाले को होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो इसमें एरिथ्रोसाइट्स तो ज्यादा हो रहा है सर, मतलब। करेक्ट, वेरी गुड। तो जो हाई एक्सप्रेसर्स हैं उसके ऊपर चूंकि कॉपी नंबर ऑफ CR1 मॉलिक्यूल इज हाई, तो इम्यून हाईएस्ट, हाँ हाँ ये सर। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स का क्लियरेंस जो है वहां पर आसानी से होगा, इफेक्टिवली होता है, और लीस्ट एक्सप्रेसर वाले को कम इफेक्टिवली होता है। ओके, सो तो हम बताएं कि 3 तरह के इंडिविजुअल हैं। अब आप भी सोचते होंगे कि हम कौन सा इंडिविजुअल है, हमको भी पता करना चाहिए था। तो जिस समय मैं PhD तो कर सर रहा, इसका टेस्ट वगैरह आता है क्या? हाँ टेस्ट कर सकते हैं, मैं करता था ड्यूरिंग PhD, मैंने करीब 2-3 हजार लोगों का किया है इस तरह से, ठीक है। तो सर तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? ये मार्केट में अवेलेबल टेस्ट नहीं है, ये रिसर्च टेस्ट, ये पहली बार मैंने किया था, ठीक है। ये मेरा PhD वर्क है, कॉमर्स ओह, अभी मार्केट में आया भी नहीं है, बोले ना, जो नॉलेज तुम लोग को ऐड होगा वो सब बहुत पहले हो चुका है। तो ये एक्चुअली हम इसीलिए बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर क्यों कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 का फायदा है? 3 तरह के इंडिविजुअल हो गए दुनिया में, जैसे मैंने अपना टेस्ट किया था, तो मैं हूँ इंटरमीडिएट एक्सप्रेसर HL, मुझे एडवांटेज है। तो किसको एडवांटेज है, किसको डिसएडवांटेज? आप देखो डिजीज कंडीशन में,
ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गया। आप कहोगे कि ठीक है हाई एक्सप्रेशर वाला को बहुत बढ़िया से क्लियरेंस होगा, नहीं, हाई एक्सप्रेशर वाले को बहुत डिसएडवांटेज होता है अंडर डिसीज कंडीशन, कुछ कुछ डिजीज कंडीशन में। तो हम यहाँ पर क्यों इसका जिक्र किए कि पैरासाइट कैसे स्ट्रेटेजी बनाता है, इसलिए इस पूरे कहानी को समझाए। इसी चीज को स्ट्रेटेजी बनाया पैरासाइट। तो मैंने, मेरा मलेरिया के ऊपर रिसर्च है, ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम मलेरिया, तो उसमें पैरासाइट क्या स्ट्रेटेजी बनाया, इसी चीज को, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 को। तो अब चूंकि कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 जो है बाइंड कर इम्यून कॉम्प्लेक्स क्लियरेंस करता है, तो इसी कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 से बाइंड करने के लिए उसका सिमिलर लाइगेंड, ठीक है, पैरासाइट बनाता है अपने जीनोम से, यानी उसका जीन जो है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के जीनोम में, उसका जीन। तो वो प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1, PFEMP1। अब क्या यहां पर ब्यूटी है कि PFEMP1 बाइंड्स विथ कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1। PFEMP1 हैज द एफिनिटी विथ कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1। पैरासाइट ने इसको अपना स्ट्रेटजी कर लिया। अब इससे पैरासाइट को क्या बेनिफिट हुआ? मलेरिया पैरासाइट जब आरबीसी के अंदर जाता है तो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम अपने PFEMP जीन को एक्सप्रेस कराता है और प्रोटीन जो है एक्सप्रेस करा देता है आरबीसी के सेल सरफेस पर। अब आरबीसी के ऊपर PFEMP1 प्रोटीन है। कौन से आरबीसी के ऊपर? इन्फेक्टेड आरबीसी के ऊपर, जो आरबीसी के अंदर पैरासाइट घुस गया, मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। और तो जब इन्फेक्शन होता है तो कुछ आरबीसी के अंदर पैरासाइट है, इन्फेक्टेड है, तो आपका टोटल आरबीसी पॉपुलेशन तो इन्फेक्टेड हो नहीं जाएगा एक ही बार में। तो एक्चुअली क्या होता है, मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन है, कुछ आरबीसी इन्फेक्टेड है, कुछ आरबीसी इन्फेक्टेड नहीं है। तो PFEMP1 एक्सप्रेस कराने से क्या फायदा होता है पैरासाइट को? तो PFEMP1 का एफिनिटी CR1 के साथ है, तो CR1 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन अनइन्फेक्टेड आरबीसी उसके साथ बाइंड कर जाता है PFEMP1। ठीक है, तो इससे पैरासाइट को क्या फायदा होता है? पैरासाइट का जब लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है एक स्टेज पर, जब उसका निकलता है, ओके, स्पोरोसाइट, तो रप्चर जब करता है तो उसको बहुत दूर, इम्यून सिस्टम को इसी तरह से इन्वेड करता है, तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, बगलवे में उसको एक अनइन्फेक्टेड फ्रेश आरबीसी मिल जाता है। और वो कैसे अचीव करता है? PFEMP1 बाइंड करा देता है CR1 के साथ जो हेल्दी आरबीसी के ऊपर है, तो दोनों करीब आ गया, इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड आरबीसी नजदीक आ गए, जिससे जब ये आरबीसी से रप्चर होगा तो ट्रोफोजोइट्स जो निकलेंगे वो तुरंत से आपके, इंस्टीड ऑफ वॉशिंग अवे इन द सर्कुलेशन, और इम्यून सिस्टम को तुरंत उस पर अटैक करने का मौका मिले, मैक्रोफाजेज वगैरह तुरंत एक्शन में आए, उससे पहले ये बगल में इसको फ्रेश आरबीसी मिल गया, उसके अंदर घुस गया। ओके, तो इससे क्या फायदा मिला कि अनइन्फेक्टेड आरबीसी और इन्फेक्टेड आरबीसी जो है CR1 और PFEMP1 बाइंडिंग के थ्रू एक क्लम्प ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसमें 10, 12, 15 सेल्स है, 6, 7 सेल्स हैं जो एक दूसरे से गुथमागुथ है, बाउंड है एक दूसरे से, ठीक है, और इसी को बोलते थे रोजेट। रोजेट। अब देखिए, अब जिसके ऊपर CR1 ज्यादा होगा आरबीसी के ऊपर, उसका रोजेट भी बनने का चांस ज्यादा है। रोजेट भी ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? हेलो, यस कि नो? यस सर। अब CR1 मॉलिक्यूल से जो अब पहले फायदा हो रहा था इन्फेक्शन से पहले, मलेरिया के इन्फेक्शन से पहले जो फायदा हो रहा था CR1 से, ठीक है, कि बहुत ही इफेक्टिवली सर्कुलेशन हो रहा है ज्यादा CR1 मॉलिक्यूल होने की वजह से, अब ज्यादा CR1 मॉलिक्यूल होने की वजह से मलेरिया अगर डिजीज हो गया, फाल्सिफेरम मलेरिया हुआ, तो उसके रोजेट फॉर्मेशंस भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि CR1 कॉपी नंबर ज्यादा है और CR1 का एफिनिटी PFEMP1 के साथ है, और PFEMP1 का जो प्रोटीन है उसका जीन कहाँ है? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के जीनोम में, DNA में। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम बहुत चालाकी से PFEMP1 जीन को एडॉप्ट करके उसको एक्सप्रेस कराया एंड उसको CR1 से बाइंड करा दिया, क्लोजेट बना दिया, बगल में उसको मिल गया। तो इस तरह से पैथोजेनेसिस उसका मलेरिया का, इसीलिए प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम खतरनाक मलेरिया होता है, तो उसका प्रोग्रेस करता है डिजीज, तुरंत 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 इन्फेक्ट करते जाता है। वाइवेक्स थोड़ा
माइल्ड फॉर्म में रहता है। तो अब जिसके पास CR1 मॉलिक्यूल ज्यादा है, हाईएस्ट एक्सप्रेशर्स हैं, वो बेचारे रिस्की हो गए, एक्सपोज्ड हो गए कि जब उनको मलेरिया का इन्फेक्शन होगा तो उनको रोजेट फॉर्मेशन की चांसेस ज्यादा है उनके ब्लड में, और रोजेट फॉर्मेशन होने की वजह से, रोजेट चूंकि लार्ज बॉडीज है, ये रोजेट ब्लॉक्स द माइक्रोवेस्कुलेचर, और जिस भी माइक्रोवेस्कुलेचर को ये और सप्लाई जाता होगा ब्लड का तो वो ऑर्गन अफेक्टेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेरिब्रल मलेरिया हो जाता है, दिमागी बुखार सुनते होंगे, पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट पेशेंट बहुत ही कम बच पाते हैं। तो ये कौन कर रहा था? बिकॉज ऑफ रोजेट फॉर्मेशन किस वजह से हो रहा था? बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन PFEMP1 एंड CR1 मॉलिक्यूल। और यूटिलाइज ये अपने फायदे के लिए क्या किया, पैरासाइट ने PFEMP1 एक इवॉल्व करके एक ऐसा बना लिया अपना प्रोटीन जो CR1 को बाइंड कर लेता है, और उसके थ्रू रोजेट बना लिया, पेशेंट के ऊपर हावी हो गया। अब पेशेंट का ब्रेन फेल होगा, किडनी फेल होगा, जहां जाएगा वो माइक्रोवेस्कुलेचर, हार्ट भी हो सकता है फेल, जहां ब्लॉक करेगा वो पूरा एरिया इफेक्ट हो जाएगा। तो अब फायदा किसको है? तो अब जो हाईएस्ट एक्सप्रेशर, उनको सावधान हो जाना चाहिए, उनको रोज मच्छरदानी लगा कर सोना चाहिए कि गलती से उसको अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया गया, अगर प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनको सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मलेरिया डेवलप हो जाए। तो यही मेरा रिसर्च का पार्ट था, और मेरे स्टडी में ये मिला था कि सेरिब्रल मलेरिया जो था, ग्रुप था 49 पेशेंट्स को सेरिब्रल मलेरिया, दिमागी बुखार वाले मरीज थे मेरे, बाद में सब मर जाते थे, लेकिन जब तक जिंदा रहे तब तक उनका ब्लड निकाल के रिसर्च ले लेते थे विथ एथिकल पूरा परमिशन वगैरह से, और उसमें उसका जीन निकाल के देखे, स्टडी किए। CR1 का जीन भी देखते थे जेनेटिक लेवल पर, वेदर दैट म्यूटेशन इज देयर और नॉट, बिकॉज ऑफ दैट हाई एक्सप्रेशन एलील और लो एक्सप्रेशन एलील हो रहा है, तो जेनेटिक लेवल पर भी देखते थे। और फिर उसका प्रोटीन लेवल पर, यानी एरिथ्रोसाइट के सेल सरफेस पर कितना CR1 मॉलिक्यूल है, फ्लो साइटोमेट्री मेथड के द्वारा उसको काउंट करते थे, और दोनों डेटा को कोरिलेट करते थे कि एक आदमी में जीन क्या कह रहा है कि हाईएस्ट एक्सप्रेशर है कि नहीं है, और एरिथ्रोसाइट सेल सरफेस पर कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया काउंट में, उसके हिसाब से है कि नहीं है।